और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना की एक स्पेशल सीरीज, यानी कि जो हरियाणा के जिलों का सियासी माहौल। हरियाणा के जो 22 जिले हैं, इनके अंदर सियासी माहौल कैसा है, यहां पर 2019 में क्या माहौल रहा था, 2014 में क्या रहा था और अब 2024 में जब चुनाव आएंगे तो क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के अंदर इन जिलों में क्या स्थिति रह सकती है, विधानसभा चुनाव के अंदर अगर चुनाव आएगा तो उस समय क्या माहौल रहेगा, इन सब को लेकर लगातार आपसे हम चर्चा में हैं। 22 जिले हैं हरियाणा के। 22 जिलों में से आपसे के साथ हम 14 जिलों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज आपसे मैं बात करूंगा हरियाणा के एक ऐतिहासिक जिले, अल्फाबेट के हिसाब से जिसे 15वां जिला माना जाएगा, हरियाणा का ऐतिहासिक जिला पलवल। भले ही बना तो देर से हो, लेकिन पलवल न केवल हरियाणा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी एक विशेष छवि रखता है, अपना एक विशेष वजूद रखता है। चाहे वो घटनाक्रम राजनीतिक हो, चाहे वो घटनाक्रम आध्यात्मिक हो, चाहे वो घटनाक्रम सामाजिक हो, पलवल ने हमेशा अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। पलवल जिला यानी कि जो वजूद में आया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनका पहला कार्यकाल था, यानी कि पहले कार्यकाल में जब वो 2004 से लेकर और 2009 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान पलवल जिला वजूद में आया। और पलवल जिले के लिए अगर आप गठन में माने तो जो मुख्य भूमिका रही, क्योंकि पलवल के उस समय विधायक करण सिंह दलाल थे, तो माना तो यही जाएगा कि एक रैली के दौरान करण सिंह दलाल की अनुशंसा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल को जिला बनाया। लेकिन पलवल जिले के निर्माण में नहीं भूला जाना चाहिए उस संघर्ष को भी, जो कि पलवल के तमाम सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने किया। किसान संघर्ष वाहिनी हुआ करती थी, रतन सिंह सोरौत उसके संयोजक हुआ करते थे। और आप मान लीजिए कि पलवल से लेकर दिल्ली तक कभी पद यात्रा तो कभी साइकिल यात्रा हुई। पलवल के अंदर हस्ताक्षर अभियान चले पलवल को जिला बनाने के लिए। माना जाता है कि किसी समय करण सिंह दलाल पलवल को जिला बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। करण सिंह दलाल का नाम आपसे यूं ले रहे हैं क्योंकि पलवल की राजनीति के अंदर अगर मान लिया जाए कि पिछले 3 या 4 दशक में करण सिंह दलाल एक बहुत बड़ा नाम रहे। 5 बार पलवल के विधायक रहे, यानी कि 25 साल तक लगातार विधायक रहे। अब की बार विधायक नहीं है, चुनाव हार गए थे 2019 में और उससे पहले चुनाव हारे थे 2009 में। इस समय लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। जब पलवल विधानसभा की बात करेंगे तो आपसे करण सिंह दलाल का जिक्र जरूर करेंगे। पहले आपसे बात कर लें कि जो हम बता रहे हैं कि पलवल जिले का गठन कोई यूं ही नहीं हुआ था, तमाम संघर्ष के बाद में पलवल जिला वजूद में आया। हालांकि पलवल को जिला पहले बन जाना चाहिए था, मैंने आपसे पहले कहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की बात पर अगर कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में पलवल जिला बना। पहली जो उनकी सरकार थी, यानी कि हुड्डा पार्ट 1 की जो सरकार थी, हुड्डा पार्ट 1 की सरकार के अंदर पलवल जिला बना। और आज पलवल अपने आप में हरियाणा के मानचित्र पर अपने आप को खुद में अलग दर्शाने के लिए काफ़ी है। अगर राजनीतिक बात करें तो पलवल जिला फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर की 2 जिले आते हैं, फरीदाबाद और पलवल, जिसमें फरीदाबाद की 5 सीटें मानी जाएंगी, 3 सीटें पलवल जिले की मानी जाएंगी और एक विधानसभा सीट ऐसी है कि जो पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों से मिलती है, यानी कि पृथला विधानसभा क्षेत्र, जिसका कुछ हिस्सा पलवल जिले का है और कुछ हिस्सा फरीदाबाद जिले का है। मान लीजिए कि 40% हिस्सा पलवल जिले का है और 60% हिस्सा पृथला जो विधानसभा क्षेत्र का है वो फरीदाबाद जिले का है। फरीदाबाद लोकसभा से आप सभी जानते हैं कृष्णपाल गुर्जर लगातार दूसरी बार सांसद हैं। 6 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से, लगभग 6,35,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव हराया था कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को। अगर अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस का टिकट मिलने की बात कहें तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। हालांकि 2014 में भी अवतार सिंह भड़ाना ही प्रत्याशी थे कांग्रेस के और उस चुनाव के अंदर वो लगभग 4.5 लाख वोट से हारे थे, 4.25 लाख वोट से। और दूसरे चुनाव के अंदर हार का जो मार्जिन था वो बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। 2014 के अंदर सांसद का चुनाव हारने के बाद अवतार सिंह भड़ाना चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में जाकर के विधायक बन गए थे 2017 के अंदर
और विधायक बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विधायक रहते हुए भी उनका हरियाणा से मोह भंग नहीं हुआ था। हरियाणा के अंदर लगातार वो दौरे करते रहे और वो समय आ गया 2019 का चुनाव जब आया तो अवतार सिंह भड़ाना ने ताल ठोक दी। हालांकि फरीदाबाद लोकसभा के लिए पहले टिकट कांग्रेस ने दिया ललित नागर को। टिकट तो 2019 में करण सिंह दलाल भी मांगते थे, लेकिन करण सिंह दलाल के बजाय सिंबल अलाट पहले ललित नागर को हुआ। बाद में ललित नागर से टिकट वापस ले लिया गया और ललित नागर के स्थान पर टिकट मिल गया अवतार सिंह भड़ाना को। यानी कि भाजपा के विधायक रहते हुए अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए और चुनाव में बहुत बुरी तरह से उन्होंने अपने जीवन का शायद रिकॉर्ड मतों के अंतर से हार करके अवतार सिंह भड़ाना इस समय अगर आज भी कहें जब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है पूरा देश और प्रदेश, अवतार सिंह भड़ाना कहीं नेपथ्य में है। कौन सी पार्टी में है, कौन सी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस बारे में आज कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछले दिनों उनके पुत्र अर्जुन के जरूर कहीं थोड़े बहुत 2-4 बोर्ड देखे गए कि अर्जुन भड़ाना समाज सेवी के नाम से, लेकिन इसके अलावा अवतार सिंह भड़ाना जैसे पूरी तरह से नेपथ्य में चले गए। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो हो सकता है वो भी कहीं से निकल करके आगे आएँ और क्या पता पैराशूट से लेकर के फिर से कहीं से टिकट लेकर के फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में हो। लेकिन ये जरूर है कि फरीदाबाद लोकसभा जिसके अंदर कि पलवल अपना वजूद रखता है, पलवल का एक अपना वर्चस्व है फरीदाबाद लोकसभा के अंदर। ग्रामीण बाहुल्य जिला पलवल फरीदाबाद लोकसभा के अंदर ये तय भी करता है कि किसको सांसद बनाकर भेजना है। तो आने वाले जो चुनाव होने हैं 2024 के अंदर उसमें पलवल का विशेष अपने आप में कहें तो विशेष अस्तित्व रहेगा। क्यों रहेगा ये भी आपसे चर्चा करते हैं। तो 2019 के चुनाव के अंदर अवतार सिंह भड़ाना हारे कृष्णपाल गुर्जर से, 2014 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना हारे कृष्णपाल गुर्जर से, 2004 और 2009 ये लगातार यहाँ से 2 बार सांसद रहे थे अवतार सिंह भड़ाना। उन्होंने हराया था उस समय रामचंद्र बेंदा को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे, और उससे पहले रामचंद्र बेंदा लगातार 3 बार सांसद रहे थे। हैट्रिक चौधरी के नाम से मशहूर हुए थे बेंदा साहब। और अगर बात करें अब 2024 की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से हालांकि लगता तो है कृष्णपाल गुर्जर का नाम तय है, लेकिन फिर भी नाम कई और दम ठोक रहे हैं। जैसे विपुल गोयल आजकल तैयारी करते घूम रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, कहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा लोकसभा के लिए, उनको भी कोई इशारा है। इसके अलावा राजेश नागर का नाम भी गाए बगाए कहीं चर्चा में आ जाता है कि क्या राजेश नागर भी हो सकते हैं। एक पलवल के किसान जाट नेता हैं मेहरचंद गहलोत, वो तो खुद को ये कहते हैं कि टिकट ही मेरे पास में है। यानी कि मेहरचंद गहलोत का दावा तो ये रहता है कि टिकट जहां वो बैठते हैं तो कहते हैं टिकट आपके सामने बैठी हुई है। तो ये कई सारे नाम हैं, लेकिन हमने आपको पहले कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नाम लिया जाए तो 2 बार के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का जो नाम आएगा वो सबसे ऊपर आएगा। अगर उनका कहीं टिकट कटने की बात चलती है तो कहीं चर्चा होगी, लेकिन लगता ऐसा है कि उनकी टिकट कटने की बात ही नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? जब कभी फरीदाबाद लोकसभा के बारे में आपसे खुली चर्चा करेंगे और लोगों के बीच बैठ के आपसे बात करेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको बताएंगे कि आखिर कृष्णपाल कितने प्रभावशाली हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक तो नजरिया आप ये देख सकते हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आए थे और नायब सैनी ने मंच पर आगे बढ़कर कृष्णपाल गुर्जर के पैर छूकर जो अभिवादन किया था वो अपने आप में एक संदेश देने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पटरी ठीक ठाक बैठती है। सौम्य नेता के नाम से मशहूर है, तो अपनी सौम्यता से सभी नेताओं को साथ भी लेते हैं। इसके साथ साथ उनका प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में भी ठीक ठाक वजूद है, ठीक ठाक अस्तित्व है। उसका आप यूं मान सकते हैं कि लगातार मोदी पार्ट 2 की सरकार में वो पहली बार भी मंत्री थे और दूसरी सरकार में भी मंत्री हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव हुए तो उन चुनावों के अंदर स्टार प्रचारक की जो सूची जारी हुई थी उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर का नाम बड़े नेताओं में शामिल था। और मान लीजिए कि गुर्जर राजनीति के पुरोधा हैं, गुर्जर राजनेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की लोकसभा टिकट के लिए करण सिंह दलाल भी इस समय बड़ा नाम है। पलवल जिले के हैं, पलवल जिले से आते हैं, फरीदाबाद अपना निवास बनाया हुआ है और पिछले काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव की। जगह जगह उनके आपको बोर्ड, झंडे, बैनर दिख सकते हैं। और एक दूसरे प्रत्याशी के रूप में नाम सामने आ गया है महेंद्र प्रताप, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। महेंद्र प्रताप के बोर्ड भी आपको बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक, यानी कि बदरपुर से लेकर करमन बॉर्डर तक आपको दिख जाएंगे।
विजय प्रताप जी के फोटो भी साथ लगे होते हैं। यहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि विजय प्रताप प्रत्याशी होना चाह रहे हैं या महेंद्र प्रताप होना चाह रहे हैं, लेकिन संभवतः महेंद्र प्रताप बड़ा नाम है तो शायद महेंद्र प्रताप ही हो। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर एक नए नवेला नेता और हैं, हालांकि जिक्र सबका किया जाना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। तो एक जगजीत शर्मा नाम के युवा हैं, उनका भी कई जगह बोर्ड दिख जाता है आजकल, अपने जगह जगह आपका लड़का लिखते हैं और अपना पलवल का लाल, जगजीत लाल, इस टाइप के उनके पोस्टर वोस्टर लगे हुए आपको दिख जाएंगे। वो भी तैयारी कर रहे हैं अपने आप में। लेकिन मान लीजिए कि जो प्रबल दावेदार हैं उनके अंदर पहला नाम करण सिंह दलाल, दूसरा नाम महेंद्र प्रताप, और इनके बीच में अगर 2 नाम और हम जोड़ दें तो फिर वो ललित नागर जो तिगांव के पूर्व विधायक थे और नीरज शर्मा जो विधायक हैं इस समय फरीदाबाद NIT के, ये 2 नाम भी जोड़े जा सकते हैं। और जगजीत मैंने आपको नाम पहले ही बता ही दिया। तो ये कांग्रेस के चेहरे हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल है, आम आदमी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये किसको उतारेंगे? अगर इंडियन नेशनल लोकदल का BSP से गठबंधन होता है तो क्या होगा? इंडियन नेशनल लोकदल कहीं NDA का पार्ट बनता है तो क्या होगा, क्योंकि फिर तो बीजेपी रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़ता है तो क्या होगा? और अगर बात जननायक जनता पार्टी की करें तो जननायक जनता पार्टी का क्या NDA से अलायंस जो चल रहा है वो आगे तक भी कायम रहेगा? क्या NDA गठबंधन के अंदर रह करके जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या अपना प्रत्याशी उतारेगी? अगर आप बात कर लें BSP की तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर नजर रहा ही करती है सभी की। और अगर बात इसके साथ कर लें आम आदमी पार्टी की तो वहां भी वही बात है कि आम आदमी पार्टी वर्तमान में तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जिस प्रकार की दावेदारी आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्या उसका कोई नया चेहरा हो सकता है अपना भी? इन सब पर भी निशान रहेगा जरूर, इन सब पर भी निगाह रहेगी जरूर कि कौन सी पार्टी क्या करती है। तो लोकसभा के लिए मान लीजिए कि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होगा, और मुख्य प्रत्याशी के तौर पर अगर आप मान लें तो जो दिख रहा है आज के तारीख में वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्णपाल वर्सेस करण दलाल चुनाव हो सकता है, यानी कि बीजेपी से कृष्णपाल और कांग्रेस से करण दलाल। इसके अलावा जो अगर प्रत्याशी आप भी समझते हैं जो हमने नाम बताए तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी बता सकते हैं कि इनके अलावा और भी कोई चेहरा क्या हो सकता है। लेकिन अगर अब बात करें, जब आगे चलते हैं विधानसभाओं की, तो फिर पलवल, हथीन और होडल ये 3 विधानसभा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पलवल जिले की तीनों सीटों से चुनाव जीत कर निकले थे कृष्णपाल गुर्जर लोकसभा का। हथीन से भी जीते थे, होडल से भी जीते थे, पलवल से भी जीते थे, और अगर चौथी जो मान ली जिसके अंदर 40% शेयर पलवल का आता है, पृथला विधानसभा, तो पृथला से भी जीते थे। और फिर जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पलवल जिले की तीनों सीटों पर कमल खिला था। पलवल से दीपक मंगला चुनाव जीते थे, हथीन से प्रवीण डागर चुनाव जीते थे और होडल से जगदीश नायर चुनाव जीते थे। अगर पृथला की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहां पिछड़ गया था, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया था, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे नैनपाल रावत। और अगर अब 2024 की तरफ चलें तो 2024 में चलने से पहले हम आपसे जरूर जिक्र करेंगे, आपको जरूर बताएंगे कि 2019 में इन विधानसभा चुनावों में क्या हुआ था तीनों विधानसभाओं के अंदर। अगर पलवल की बात करें तो 28,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीते थे दीपक मंगला और उन्होंने चुनाव हराया था करण सिंह दलाल को। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात जब हम करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ जेजेपी और आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात भी जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पलवल विधानसभा की कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पलवल विधानसभा क्षेत्र में क्या रहा था। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में पलवल से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के दीपक मंगला। दीपक मंगला पहली बार विधायक बने। 2014 में उनको पहली बार बीजेपी का टिकट मिला। 2014 में लगभग 6,000 वोटों से चुनाव हार गए और 2019 के चुनाव में उनको वोट मिले 89,426 और उनके मुकाबले जो चुनाव हारे वो करण सिंह दलाल थे कांग्रेस के। 61,130 वोट उनको मिले और इस प्रकार लगभग 28,000 वोटों से ज़्यादा के अंतर से वो चुनाव जीत गए दीपक मंगला। और यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे गयालाल चांट, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। गयालाल चांट ने वोट लिए 6,498। और फिर बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे इनसे ज़्यादा वोट ले ली नोटा ने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की वोट थी 400, लगभग 419
कुलदीप कौशिक पहचाना हुआ नाम थे, वोट नहीं मिली थी पर। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे सतपाल देशवाल, 775 वोट मिले थे। और इनसे कहीं ज़्यादा वोट ले गया था नोटा को वोट मिले थे 910। एक निर्दलीय प्रत्याशी और थे केपी सिंह, वो भी वोट ठीक ले गए थे, उनको वोट मिले थे उसके बाद में सतपाल देशवाल से कम, यानी कि 497। तो आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रदर्शन था वो बहुत चिंताजनक था। आज जबकि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की बात करती है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की पूरे हरियाणा में बात आती है और पिछले प्रदर्शन को देखा जाएगा तो उसके बाद तो देखकर लगता है कि जाने क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार पूरे हरियाणा में लगी हुई है, उसके हिसाब से तो उसको लगता है कि हरियाणा के अंदर वो कुछ अब की बार नया कर सकती है। अगर अगली बात करें तो अगली बात करेंगे हथीन विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन हथीन में बढ़ने से पहले आपको 2014 का पलवल का चुनाव एक बार फिर दिखा दें कि 2014 के चुनाव में पलवल से चुनाव जीते थे करण सिंह दलाल। लगभग 6000 वोटों के अंतर से उन्होंने हराया था दीपक मंगला को। और उस चुनाव के अंदर एक चीज़ जो और थी, उस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे सुभाष चौधरी, 25,000 से ज़्यादा वोट ले गए थे। उस चुनाव के अंदर सुभाष कत्याल चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। उन्होंने चुनाव के समीकरण को, यानी कि दोनों सुभाषों ने चुनाव के समीकरण को गड़बड़ा दिया था। और 2019 के चुनाव में दोनों सुभाष लग गए थे दीपक मंगला के साथ। और इसके अलावा तमाम जितनी भी करण दलाल के विरोधी शक्तियां थी वो सभी दीपक मंगला के साथ थी। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लिए आप मान लीजिए कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से दीपक मंगला का लोगों को समर्थन मिला था, अगर ये कहें कि उतनी ही तेजी से दीपक मंगला पलवल में डाउन हुए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार उनके साथ नेता जुड़े थे 2019 के चुनाव में, उसी प्रकार आप देखें तो आज 2024 के चुनाव के लिए भले ही सुभाष चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन दीपक मंगला का नाम आते ही आग बबूला हो जाते हैं। भले ही सुभाष कत्याल बीजेपी के अंदर हैं, लेकिन दीपक मंगला के नाम की बात आती है तो सुभाष कत्याल का पुत्र राजीव कत्याल पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहा है। यानी कि उनके जिस प्रकार सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं पोस्ट वगैरह राजीव कत्याल की, तो आप मान सकते हैं कि एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरे हैं। एक और नेता हैं डॉक्टर हरिंदर पाल राणा, 2019 के चुनाव में पूरी तरह बगलगीर थे दीपक मंगला के। हालांकि अभी भी वो रहते तो सौम्य हैं, लेकिन दीवारों पर लगे हुए वॉल पेंटिंग कहती है कि हरिंदर पाल भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों नायब सैनी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपने घर भी बुलाया उन्होंने। कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर उनकी पूरी हाजिरी होती है। एक और नेता हैं बीरपाल दीक्षित, तो बीरपाल दीक्षित भी 2019 के चुनाव में दीपक मंगला के साथ थे, लेकिन अब बीरपाल दीक्षित के नारे भी आपको लगे हुए दिख जाएंगे, फ्लैक्स और बोर्ड लगे हुए। एक और युवा नेता हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम कहने को तो 2019 के चुनाव में दीपक मंगला के साथ थे, कहने को इसलिए कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि 2024 के चुनाव में वो भी सामने खड़े हुए हैं। 2024 के चुनाव से पहले आपको एक नज़रिया दिखाएं 2019 के चुनाव से पहले का भी, कि गौरव गौतम उस समय कभी पिए रहे हैं अनिल जैन जी के, और अनिल जैन थे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी। और 2019 के चुनाव में गौरव गौतम ने खूब दम ठोका था कि जैसे टिकट के बहुत नज़दीक है, लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ और टिकट मिला दीपक मंगला को, तो फिर वो सारी बातें धुल गई थी। गौरव गौतम को माना जाता था, कभी वो कृष्णपाल गुर्जर के भी विरोध की बात किया करते थे, लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि उनके पोस्टरों पर अब जो फोटो दिखते हैं कृष्णपाल गुर्जर के, तो गौरव गौतम भी कृष्णम शरणम गच्छामी हो चुके हैं शायद। तो ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो दीपक मंगला के सामने खड़े हैं। और अब की बार ऐसा लगता है कि इन लोगों में से कई लोग चुनाव मैदान में आपको दिखेंगे। हालांकि टिकट तो किसी भी पार्टी का एक नेता को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी है, खासकर राजीव कत्याल का नाम कहें तो जिनकी जो राजीव कत्याल जो तैयारी कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि शायद उनके मन में कहीं चुनाव लड़ने का पूरी तरह से है कि चुनाव मैदान में होंगे वो। और इसके अलावा जो बाकी के नेता हैं, बीरपाल दीक्षित है, हरिंदर पाल राणा हैं, गौरव गौतम है। अगर बात सुभाष चौधरी की करें तो सुभाष चौधरी खुद या सुभाष चौधरी के परिवार से कोई आदमी चुनाव मैदान में जरूर होगा। और अगर करण सिंह दलाल की बात करें, जो पिछला चुनाव हार गए 2019 का, हालांकि करण सिंह दलाल तैयारी लोकसभा की कर रहे हैं,
लेकिन अगर उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर मान लीजिए वो विधानसभा की तरफ होंगे। और करण सिंह दलाल एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने पिछले 2 दशक से, यानी कि 2004 से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 में कांग्रेस से लड़े थे, 2009 में कांग्रेस से लड़े थे, 2014 में कांग्रेस से लड़े थे, 2019 में कांग्रेस से लड़े थे। और इन चारों चुनावों में और उसके बाद जो अगला चुनाव आना है, करण सिंह दलाल ने अपने सामने किसी नेता को कांग्रेस में पनपने नहीं दिया। अगर कांग्रेस के अंदर कोई बात चलती है तो करण सिंह दलाल के पुत्र के ही पोस्टर दिख जाते हैं कभी कभी। अगर करण सिंह दलाल कहीं लोकसभा में जाते हैं तो क्या उनका पुत्र कैंडिडेट हो सकता है? उदय करण, क्योंकि दीप करण जो उनके दूसरे बेटे हैं वो तो तैयारी आजकल पूरा समय जो दिया करते हैं अपना हाईकोर्ट में दिया करते हैं। उदय करण एक बार चुनाव लड़ चुके हैं यूपी के अंदर जा करके, और यूपी के अंदर वो चुनाव हार गए थे 2017 में। अब की बार भी टिकट मांगने की बात यूपी में आई थी, बात बनी नहीं थी, लेकिन इस समय उनके कहीं ना कहीं पोस्टर दिख जाते हैं पलवल में भी उदय करण के। तो करण सिंह दलाल कितने प्रभावी होंगे? कांग्रेस से करण सिंह दलाल हो सकते हैं या उनका कोई चेहरा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? मैंने आपको नाम बता दिया, तैयारी तो कई लोग कर रहे हैं। और मान लीजिए कि टिकट जिसको मिलेगा अगर दीपक मंगला के पास ही रहता है तो फिर आपको कोई और चेहरा भी दिख सकता है। और अगर टिकट बदलता है तो उस समय की स्थिति क्या होती है वो तभी आपसे बात करेंगे जब चुनाव डिक्लेयर होगा, और या फिर जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पलवल के अंदर मैंने आपको जो पहले बताया कि जिस प्रकार से दीपक मंगला के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता लग गए थे 2019 के चुनाव में, उतना ही विरोध दीपक मंगला का दिखाई देता है ग्राउंड पर। अब अगर बात करें पलवल से आगे निकल करके चलें अगर हथीन विधानसभा क्षेत्र की तरफ, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण बाहुल्य इलाका है। हथीन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में माने, वैसे तो हम तीनों विधानसभाओं में कह सकते हैं कि कमल पहली बार खिला। पलवल विधानसभा की बात करें तो पलवल से मूलचंद मंगला जरूर जनसंघ और भाजपा के टिकट पर एक बार विधायक रहे थे 1977 में, लेकिन उसके बाद में कभी भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता नहीं और पहली बार दीपक मंगला चुनाव जीते। और अगर हथीन की बात करें तो हथीन के अंदर भी 2019 के चुनाव में विधायक बने थे प्रवीण डागर। लगभग 2800 वोट से प्रवीण डागर ने चुनाव हराया था कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल को। चौधरी जलेब खां के सुपुत्र हैं इजराइल, और चौधरी जलेब खां वहां से एक बार विधायक रहे, कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीते एक ही बार 2009 में। और 2009 में चुनाव जीत करके निर्दलीय चुनाव जीते थे, समर्थन दिया था हुड्डा सरकार को, मुख्य संसदीय सचिव रहे थे। जलेब खां एक पंचायती नेता के रूप में माने जाते थे। जिला परिषद और पंचायत समिति की राजनीति शुरू करके और जलेब खां एक दिन विधायक बन गए थे, और उनके देहावसान के बाद राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए इजराइल चौधरी। इजराइल को पहला टिकट जो 2019 के चुनाव में मैंने आपको बताया कि 2014 में तो वहाँ से खुद जलेब खां लड़े थे, उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया और फिर राजनीति के अंदर सक्रिय हुए इजराइल। और इजराइल चुनाव लड़े 2019 में पहला। 2019 के चुनाव में चौधरी इजराइल चुनाव हार गए प्रवीण डागर से। बहुत नज़दीक के मुकाबले का चुनाव था, और चुनाव जब मतगणना हो रही थी तो उस समय स्थिति बहुत भयानक बनी थी, बड़ी विस्फोटक स्थिति भी हुई थी। नरेंद्र बिजरानिया उस समय पलवल के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, मौका उन्होंने संभाला था, तब जाकर के कहीं शांति बनी थी, लेकिन चुनाव बहुत जबरदस्त रहा था वो। 2019 के चुनाव में प्रवीण डागर चुनाव जीते थे, 46,744 वोट मिले थे उनको। दूसरे नंबर पर यहां से प्रत्याशी रहे थे मोहम्मद इजराइल चौधरी, 43,857 वोट मिले थे, लगभग 2800 वोट से हमने बताया चुनाव हारे थे। तीसरे स्थान पर यहां से चुनाव जीते थे तैयब हुसैन भीमसिका, और तैयब हुसैन भीमसिका को वोट मिले थे 35,223, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। चौथे नंबर पर यहां रहे थे चौधरी हर्ष कुमार, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 2 बार विधायक रहे हैं, चौधरी बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे हैं हर्ष कुमार, 30,334 वोट लिए थे। और उसके बाद 5वें नंबर पर रही थी यहां से इंडियन नेशनल लोकदल की रानी रावत, 1828 वोट मिले थे, पूर्व विधायक भगवान साय रावत की पुत्रवधू हैं। और आम आदमी पार्टी को यहाँ वोट मिले थे लगभग 190। तो जो पहले और दूसरे प्रत्याशी की बात करें और फिर तीसरे प्रत्याशी की बात करें, फिर चौथे प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि इन चारों का जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। तो हथीन से प्रवीण डागर के मुकाबले अब की बार जो टिकट की मांग कर रहे हैं उनमें केहर सिंह रावत का नाम आप ले सकते हैं, पूर्व विधायक हैं केहर सिंह रावत। केहर सिंह रावत
2014 में चुनाव जीते थे हथीन से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। और जब इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ होनी शुरू हुई, इनेलो और जेजेपी हो गई, तो ऐसा समय आया कि जो वो केहर सिंह रावत जो कभी ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत लाडले हुआ करते थे, अभय सिंह चौटाला के जो बहुत नज़दीकी सिपाही हुआ करते थे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी। केहर सिंह रावत एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले रिजाइन दिया था विधायक पद से। यहाँ के दीपक मंगला जो हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव हुआ करते थे, और राजनीतिक सचिव रहते वो केहर सिंह रावत के घर से जाकर के उनका इस्तीफा लेकर के आए थे। आज तक केहर सिंह को सालता है वो समय। आज तक केहर सिंह जब भी कभी अंतरंग बातें होती हैं तो तमाम प्रकार के लांछन, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। हालांकि सार्वजनिक रूप से तो बीजेपी के अंदर हैं, लेकिन उनके दिल की टीस जरूर निकलती है उस समय कि किस प्रकार उनका रिजाइन दिलवाया गया, किस प्रकार उनको वायदा किया गया कि उनको टिकट दिया जाएगा, 2019 में टिकट नहीं दिया, किस प्रकार उनके साथ वादे करार हुए कि उनको कोई ना कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन केहर सिंह रावत की पीड़ा ये है कि 2014 में विधायक बनने के बाद वो तमाम उनको जो मिलना चाहिए था इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए, उसको वो ठोकर मार करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन केहर सिंह रावत की पीड़ा ये है कि भाजपा ने उनको पूरी तरह अपनाया नहीं। विधानसभा से इस्तीफा तो दिलवा दिया, विधानसभा से त्यागपत्र दिलवाकर अपनी पार्टी में शामिल भी कर लिया, तमाम करार जरूर हुए होंगे, तमाम वादे भी किए गए होंगे, लेकिन केहर सिंह रावत की वो पीड़ा जब कभी उनसे अंतरंग आप भी बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का दर्द छलकता है केहर सिंह रावत की बातों से। और इस समय भी 2024 का चुनाव है, तो एक उम्मीद तो उनको आज भी है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कहीं को एडजस्ट करेगी, क्योंकि आज की स्थिति वो बन गई थी, ना तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के रहे थे, जननायक जनता पार्टी में वो जा नहीं सकते, कांग्रेस के अंदर पहले बड़े नेता बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस प्रकार की स्थिति बना के रख दी। वो कहते हैं ना घर के ना घाट के, खैर आप समझदार हैं। तो अब 2024 की अगर बात करें तो प्रवीण डागर का जो प्रदर्शन था 2019 के चुनाव में, वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। पूर्व विधायक रामजीलाल डागर के सुपुत्र हैं। रामजीलाल डागर की एक ईमानदार और एक कर्मठ नेता की छवि रही है हमेशा। पूर्व विधायक रामजीलाल डागर का नाम, डागर पाल का नाम और प्रवीण डागर अपनी मेहनत से कुल मिलाकर के पहली बार 2019 के चुनाव में कमल खिला गए। कमल खिल गया हथीन विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद जब 2024 की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रवीण डागर के सामने प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि प्रत्याशी क्या बदल सकता है। अब अगर प्रवीण डागर का टिकट कटता है तो फिर किसको मिल सकता है? मैंने आपको एक नाम दिया केहर सिंह रावत का, एक और वहाँ पे नेता हैं योगेंद्र सहरावत, उनके दादा भी यहाँ से विधायक रहे हैं, हेमराज सहरावत जी। सहरावत पाल की जो हथीन के अंदर अगर 3 पाल आती हैं जाटों की, डागर पाल, रावत पाल और फिर सहरावत पाल का नंबर ही आता है। अगर प्रवीण डागर का टिकट कटता है तो फिर क्या डागर पाल से हट करके क्या रावत पाल को जाएगा या सहरावत पाल को जाएगा? क्योंकि रावत पाल से एक नेता को, जो युवा नेता है मनोज रावत, उनकी धर्मपत्नी को बना दिया गया जिला परिषद का चेयरपर्सन। इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस पर नज़र सबकी है। लेकिन ये जरूर है कि हथीन के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, उनको सोचना कई बार पड़ेगा। अब अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के अंदर मान लीजिए कि इजराइल चौधरी से बड़ा नाम कांग्रेस के अंदर कोई है नहीं। इजराइल चौधरी सबसे बड़ा नाम माना जाता है। हालांकि बीच में चर्चाएं कुछ और भी चली कि कोई और नेता शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर, उनको टिकट की बात आ सकती है, लेकिन बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से किसी को हरी झंडी मिली नहीं। तो इस प्रकार मान लीजिए कि इजराइल चौधरी एक बड़ा नाम हो सकते हैं। तैयब हुसैन भीमसिका चुनाव लड़ते रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की टिकट से, और अब वो शामिल हो चुके इंडियन नेशनल लोकदल में। तैयब हुसैन भीमसिका की स्थिति भी हथीन के अंदर कुछ इस प्रकार की है कि जैसे कभी किसी नेता को ये मान लिया जाता है कि भाई बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है पर बात नहीं बनी। तैयब हुसैन भीमसिका 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों बार चुनाव हार गए, और इसके साथ साथ आप मान लीजिए कि हर बार उनकी वोट जरूर बढ़ती गई और लोगों के बीच ये छवि बनती गई कि तैयब हुसैन भीमसिका बेचारा मेहनत तो बहुत करता है पर बात नहीं बन रही। और अब की बार वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि तैयब हुसैन भीमसिका को लगभग 5-7 हज़ार वोट का जुगाड़ करना है, जिससे वो जीत वाले मुहाने तक पहुंच जाते हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल के आने के बाद में उनको जाट मतदाताओं का कितना सहारा मिलेगा?
मेव मतदाता क्या उतने ही उनके पास रहेंगे? जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो दलित वोटर उनको मिलते थे, क्या दलित अब भी उनका साथ दे देंगे? ये बहुत सारी बातें हैं। अगर अब बात करें हर्ष कुमार की, तो चौधरी हर्ष कुमार अभी तो जननायक जनता पार्टी में है, लेकिन चौधरी हर्ष कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर 1996 का और 2000 का चुनाव छोड़ दें तो उसके अलावा कहते हैं कि हर्ष कुमार कभी एक सिंबल पर दोबारा चुनाव नहीं लड़े। हर बार उनका सिंबल बदल जाता है, झंडा और डंडा बदल दिया करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो 2019 में जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी हो गए। 2024 में ये तो तय है कि हर्ष कुमार चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन हर्ष कुमार का झंडा कौन सा होगा, कौन से डंडे पे कौन सा झंडा चढ़ाएंगे और कौन सा चुनाव निशान होगा, ये मायने रखेगा। क्या जननायक जनता पार्टी में रहेंगे और या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आएंगे? क्या आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं? कांग्रेस के अंदर भी बड़ी चर्चाएं चली थी उनकी कुछ बात बनने की, क्या आगे फिर दोबारा एक बार कोशिश की जा सकती है? ये बहुत सारी बातें, लेकिन ये जरूर तय है कि हर्ष कुमार भी वहाँ से कैंडिडेट होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल से तैयब हुसैन भीमसिका होंगे और कैंडिडेट इजराइल चौधरी भी कन्फर्म होंगे। इजराइल चौधरी कांग्रेस से ही प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं 0.1% कोई ऊपर नीचे होती है तो उस स्थिति में मान लीजिए कि इजराइल चौधरी कैंडिडेट तो तब भी होंगे। अब केहर सिंह रावत क्या करेंगे, प्रवीण डागर का टिकट कटेगा या और अन्य पार्टियों में क्या होगा, नजर इस पर रहेगी। और आप मान लीजिए कि जब प्रत्याशी तय होंगे तो हथीन का चुनाव अपने आप में देखने लायक होगा। जब जीरो रिपोर्ट पे जाएंगे, ग्राउंड पे जाकर के हथीन के लोगों से बात करेंगे तो आपको वो भी बताएंगे कि हथीन के लोगों के मन में क्या है। अब अगली बात करते हैं आपसे होडल विधानसभा की। पूरे हरियाणा का एक छोर होडल यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ शहर, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के साथ में लगने वाला जो अंतिम हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है वो होडल है। होडल से वर्तमान में विधायक हैं जगदीश नायर, 2019 के चुनाव में विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उससे पहले 2014 में विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोकदल से। जब मैंने आपको बताया जब इंडियन नेशनल लोकदल अलग हुई तो कभी अभय सिंह चौटाला के बहुत नज़दीक माने जाने वाले जगदीश नायर चले गए थे दुष्यंत चौटाला के साथ जननायक जनता पार्टी में, और जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी छोड़ करके वो भाजपा में शामिल हुए थे 2019 के चुनाव से पहले, उस बात की हमेशा एक मिसाल दी जाती है। यानी कि जननायक जनता पार्टी की बैठक से आ रहे थे, अपने घर होडल तक पहुंचे नहीं थे, बीच में दिल्ली में चले गए थे, वहां जननायक जनता पार्टी की बैठक के अंदर तमाम प्रकार के लंबे चौड़े भाषण दिए थे, रास्ते में आते हुए चले गए बीजेपी मुख्यालय में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भाजपा की टिकट लाए और फिर विधायक बन गए। वर्तमान में हरियाणा सरकार में चेयरमैन है। चौधरी बंसीलाल की सरकार में 1996 में पहली बार विधायक बने थे, उस समय मंत्री बन गए थे। 2000 का चुनाव हार गए थे, उसके बाद 2004 का चुनाव जीत गए थे, उसके बाद फिर चुनाव हार गए और 2014 और 19 में लगातार फिर विधायक बने। उनके सामने जो चुनाव हारे थे वो चौधरी उदयभान थे, लगभग 2800-2900 वोट का मार्जिन था। चौधरी उदयभान चुनाव हारे थे और जगदीश नायर चुनाव जीते थे। तीसरे नंबर पर यहां पर रहे थे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी यशबीर थे। चौथे नंबर पर रहे थे रामपाल लीखी, इंडियन नेशनल लोकदल के थे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यहां भी वोटों के मामले में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था। करण सिंह प्रत्याशी थे और 190 वोट आई थी उनकी। आप मान लीजिए जो होडल के अंदर स्थिति है तो 2019 के अंदर जगदीश नायर विधायक बने, 2014 में जगदीश नायर विधायक बने। अब 2024 की अगर बात करें तो 2024 के लिए आप मान लीजिए कि उदयभान अब बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। हालांकि चौधरी उदयभान पहले भी बड़ा नाम रहे हैं, लगभग एक सदी से उनकी अगर राजनीति कहें तो मान सकते हैं। चौधरी गयालाल के सुपुत्र उदयभान और उससे पहले चौधरी गयालाल के पिता भी और चौधरी गयालाल के दादा भी सब राजनीति में रहे थे। नगर परिषद के अंदर में चौधरी गयालाल जी के पिता का डंका बजा करता था और अब चौधरी उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस से तो मान लीजिए कि टिकट पर कोई खतरा है ही नहीं, और वैसे भी उदयभान जी ने अपने सामने कांग्रेस के अंदर कोई नेता पनपने दिया नहीं होडल के अंदर। अब अगर बात करें वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तो 2014 के चुनाव के अंदर वहां से रामरतन प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, और 2019 में प्रत्याशी थे जगदीश नायर। 2019 के चुनाव में भाजपा से टिकट मांगने वालों में रामरतन जी के सुपुत्र हरिंदर भी थे। हरिंदर कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नज़दीकी हैं। कृष्णपाल गुर्जर के जो नवरत्न आप मान सकते हैं, उनके अंदर होडल के रतन जो हैं वो हरेंद्र रतन हैं।
लेकिन 2019 के चुनाव में हरिंदर को कृष्णपाल जी टिकट नहीं दिलवा पाए थे। टिकट मिल गया था जगदीश नायर को, और उसके बाद से लगातार तैयारी हरिंदर कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में एक और नेत्री थी उस समय भारतीय जनता पार्टी में, नवीन रोहिल्ला। नवीन रोहिल्ला को भी टिकट नहीं मिला, और अब नवीन रोहिल्ला आजकल हैं आम आदमी पार्टी में। जो पिछले साल चुनाव हुआ था नगर परिषद का, उसके अंदर पलवल से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, 10,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। और अब जब अगर बात आती है कि होडल विधानसभा की, तो आम आदमी पार्टी से अब नवीन रोहिल्ला एक बड़ा नाम हो चुकी हैं। कांग्रेस से चौधरी उदयवान बड़ा नाम है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर जगदीश नायर हैं, वहाँ पर हरिंदर रतन हैं, एक वहाँ पर सुनील ठेकेदार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हैं। ये नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। सुनील आजकल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के बहुत नज़दीक रहा करते हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ भी उनका ठीक ठाक आना जाना है। हरिंदर कृष्णपाल गुर्जर के सबसे नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं, और जगदीश नायर क्योंकि लगातार 2 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना असर भी ठीक बना लिया है। पिछले दिनों बात चली कि भरतपुर के अंदर जो राजस्थान की भरतपुर सीट है, वहाँ पर भी नज़र गड़ाए हुए थे जगदीश नायर जी, वहाँ की लोकसभा के लिए। तो अब देखना ये है कि जगदीश नायर कितने प्रभावी रहते हैं, और या फिर कृष्णपाल गुर्जर बताते हैं कि उन्होंने हरिंदर से वादा किया हुआ कि अब की बार हरिंदर के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, तो वो कितनी ताकत लगाते हैं। अब होडल का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे, लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि होडल के अंदर चौधरी उदयभान एक बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते होडल की जनता के अंदर भी एक अलग उनका संदेश है कि क्योंकि उनके पास एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आ चुकी है, और उस स्थिति में मान लीजिए कि क्योंकि होडल का जो नेतृत्व होगा चौधरी उदयभान के रूप में पूरे हरियाणा में काम करेगा कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि 2 प्रत्याशी तो तय हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। बीजेपी से कौन होंगे इस पर नजर रहेगी। अगर जगदीश नायर होते हैं तो फिर हरिंदर क्या करेंगे, और अगर हरिंदर को टिकट मिल जाता है तो फिर नायर क्या करेंगे, क्योंकि आजकल हरिंदर भी कह रहे हैं कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है। इस स्थिति में होडल का चुनाव भी बहुत रोचक होगा। तो आज हमने आपसे बात की पलवल जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों की, साथ साथ हमने आपसे बात की फरीदाबाद के अंदर जितना हिस्सा पलवल का आता है लोकसभा के, उसका बारे में। आपको क्या लगता है कि कौन से विधानसभा पर कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, किसका टिकट बदल सकता है, किसको टिकट मिल सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कल आपसे हम बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले यानी कि 17वें जिले पानीपत की। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।